जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का लास्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम लोग देखने वाले हैं मेथड फॉर सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन। चूँकि डिफरेंशियल इक्वेशन चल रहा है तो इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हम लोगों ने देखा था कि जैसा कि इंट्रोडक्शन क्या है, टर्मिनोलॉजी क्या है, फिर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, कितने टाइप के होते हैं सॉल्यूशन, तो जनरल और पार्टिकुलर सॉल्यूशन आपने देखा था। फिर हम लोगों ने देखा था फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और आज वो टॉपिक है जो आप मतलब समझ सकते हैं, सॉल्विंग हाउ टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। समझिएगा, इससे पहले क्या होता था कि कोई हमको कर्व दे दिया जाता था, अब बोला जाता था कि चेक करिए, वेरीफाई करिए ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं। ठीक है, मतलब वो कोई कर्व दिया हुआ है और एक डिफरेंशियल इक्वेशन, और बोला जाता था कि ये कर्व इसका सॉल्यूशन है कि नहीं। फिर बाद में हम लोगों ने देखा कि कोई कर्व दिया हुआ है और किसी कर्व के हेल्प से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते कैसे हैं, हाउ टू फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसमें हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब यूज किए थे। आज हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा, सॉल्यूशन दूर दूर तक पता नहीं है। डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है और पूछ रहे हैं कि इसका क्या सॉल्यूशन होगा। बात समझ रहे हैं? इसी को बोलते हैं मेथड फॉर सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन। कुछ भी सॉल्व करके नहीं ले आइएगा, वही आएगा जो मतलब वैलिड सॉल्यूशन होगा, तो वही काम करना है। अब यदि मेथड फॉर सॉल्विंग, चूँकि यहाँ पर डिस्कस करना है, तो यदि बात करें मेथड फॉर सॉल्विंग की, मेथड फॉर सॉल्विंग यहाँ यदि बात किया जाए मेथड्स, मेथड्स फॉर सॉल्विंग, मेथड्स फॉर सॉल्विंग, मेथड फॉर सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो यहाँ पर टोटल 3 मेथड है। कौन कौन मेथड्स है या कौन कौन फॉर्म आप बोल सकते हैं, तो एक है वेरिएबल सेपरेबल मेथड या वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बोल सकते हैं। दूसरा है आपको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तीसरा आपको होगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी हम चूँकि आपको एनसीईआरटी का बुक डिस्कस कर रहे हैं तो इसमें इतने ही टॉपिक हैं, इसीलिए हम इसी टॉपिक मतलब इतना ही दिया हुआ है। लेकिन इसके अलावा भी होता है, जैसे रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है, खैर अभी ये है, इस पे हम डिस्कशन करेंगे। अब वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में ज़रा समझना है, उसमें अलग अलग कैटेगरी आता है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में, तो हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि क्या इसमें पॉसिबिलिटीज हो सकता है। सब पे अलग अलग एक्सरसाइजेज हैं। अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो कुछ इस तरीके से है, मेथड फॉर सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पर यदि बात करेंगे तो कुल मिलाकर के टोटल यहाँ पर जो फॉर्म दिया हुआ है वो है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म को ज़रा समझते हैं हम लोग। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म या नहीं तो आप वेरिएबल सेपरेबल मेथड बोल सकते हैं। इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा दिखेगा, कैसा शक्ल सूरत होना चाहिए, ताकि हम पहचान जाएंगे कि हाँ इसमें वेरिएबल सेपरेबल लगेगा या लगने वाला है। पहले तो ये पहचानना चाहिए कि कब हम वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म लगाएंगे, और जब पता चल जाएगा तो फिर करना क्या है वो भी हम आपको बताएंगे थोड़ी देर में। तो अभी वेरिएबल सेपरेबल का यदि फॉर्म बात किया जाए तो ये कुछ इस तरीके से होगा। इसमें देखिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स एंड जी वाई ऐसे दिया रहेगा। मतलब एक x का फंक्शन होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक x का फंक्शन है और नीचे y का फंक्शन है। ये थोड़ा सा बेकार तरीके से लिखा गया है, इसको हम फिर से जी वाई, मतलब एक x का फंक्शन है और एक y का फंक्शन है। समझ गए आप? तो इसमें क्या होगा कि y वाला को y के पास, और खैर वो वर्किंग रूल में हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले फॉर्म देख लीजिए। एक ये फॉर्म हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू केवल x का फंक्शन हो, या नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू केवल y का फंक्शन हो, मतलब हम मान लिए जी वाई। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू या तो केवल x का टर्म हो, या नहीं तो केवल y का टर्म हो, फंक्शन हो, या नहीं तो x एंड y का फंक्शन दोनों साथ में हो। यदि ऐसा है तो तीनों में सेम ही काम होगा। समझिएगा, मतलब इसको हम बोलते हैं वर्किंग रूल। वर्किंग रूल, भैया वर्किंग रूल क्या है? तो वर्किंग रूल कुछ
इस तरीके से है। करना क्या है ये ज़रा समझिएगा। पहला क्या बोला है, डी वाई बाई डी एक्स। तो यदि आपको डी वाई बाई डी एक्स दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू जी वाई, यदि ऐसे दिया हुआ है तो बहुत ही आसान है, वेरिएबल सेपरेबल सेपरेट हो जाएगा। एक्स और वाई वाले को सेपरेट कर दीजिए, अलग अलग कर दीजिए, मतलब एक्स वाले को डी एक्स के पास भेजिए, वाई वाला को डी वाई के पास। कहने का मतलब ये बन जाएगा, देखिए ऐसा जी वाई इंटू डी वाई, और ये बन जाएगा एफ एक्स इंटू डी एक्स, ये बन जाएगा। जब ये बन जाएगा तो उसके बाद आपको क्या करना है, तो लिखना है इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ आपको इंटीग्रेट कर देना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो यहाँ से हम लोग को मिलने वाला है, देखिए कैसा, ये कुछ ही इस तरीके से मिल जाएगा, जी वाई एंड दिस इज डी वाई, और इधर होने वाला है एफ एक्स डी एक्स एंड दिस इज दिस। अब इसको इंटीग्रेट करके जो भी आएगा वही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ये पहला था, ठीक है। मान लीजिए दूसरा होता तो क्या करते, तो सेम रूल, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू केवल एक्स है, तो भाई और खुशी की बात है वाई नहीं है, डी वाई ऐसे ही रहेगा, और ये एफ एक्स एंड दिस इज डी एक्स। अगले लाइन में आपको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देना है, एफ एक्स डी एक्स है ना, एफ एक्स डी एक्स, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। सिमिलरली तीसरा नंबर यदि होता कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू केवल जी वाई होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वाई वाले फंक्शन को वाई के पास भेज देना है, तो ये बन जाएगा 1 बाई जी वाई एंड दिस इज डी वाई एंड दिस इज डी एक्स, और फिर दोनों को इंटीग्रेट करके जो भी आएगा वो आपका आंसर। तो आइए हम लोग क्वेश्चन पर बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरीके से होता है। तो ये सारे क्वेश्चन है, और आपको मतलब इन जो अभी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है उसके बेसिस पर सारे बन जाएगा, और काफ़ी आसान भी है। तो चलिए हम आपको बताते हैं, ये वर्ड प्रॉब्लम है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन मतलब जो भी आएगा तो आर्बिटरी कांस्टेंट उसमें इन्वॉल्व रहेगा। अब यहाँ से देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, द क्वेश्चन नंबर 1, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स एंड दिस इज 1 प्लस कॉस एक्स। भाई RHS में देखिए केवल x का फंक्शन है, तो बहुत अच्छी बात है, या तो केवल x का फंक्शन हो या केवल y का फंक्शन हो या दोनों हो, तो मतलब सेपरेट होने का मतलब है सेपरेट हो गया। क्या सेपरेट हुआ, वेरिएबल, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया वेरिएबल सेपरेबल मेथड, चाहे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म हो गया, मतलब जैसा काम वैसा नाम। तो डी वाई बाई डी एक्स, तो भाई यहाँ पर आप क्या करिए, डी वाई बाई डी एक्स लिखिए, डी वाई और डी एक्स को इधर भेज दीजिए, 1 माइनस कॉस एक्स अपन 1 प्लस कॉस एक्स एंड दिस इज डी एक्स। अब आप यहाँ पर आपको क्या करना है, डी वाई लिखिए और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 यदि याद होगा तो, एंड दिस इज 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। यदि आप मल्टीपल एंगल पढ़े होंगे 11th क्लास में, पढ़े ही होंगे, याद नहीं होगा, डिलीट हो गया होगा सॉफ्टवेयर से तो वो अलग बात है, बट पढ़े तो ज़रूर हैं। ये आप नहीं कह सकते हैं कि नहीं पढ़ा हूँ। डी वाई, तो दिस इज डी वाई इक्वल टू साइन बाई कॉस, तो tan स्क्वायर एक्स बाई 2 एंड दिस इज डी एक्स। आ गया, एक्स वाले अलग हो गया और वाई वाला था ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ पर ये लाइन लिख दीजिए, ऐसे तो डायरेक्ट भी मार देंगे लेकिन लिख देना ज़्यादा अच्छा है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। हम अभी लिख देते हैं, अगले क्वेश्चन से हम नहीं लिखेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है ना, किसके रिस्पेक्ट में, तो एक्स के रिस्पेक्ट में होगा भाई। तो ये हो जाएगा, देखिए डी वाई, सॉरी जो वेरिएबल है यहाँ वाई है तो वाई के रिस्पेक्ट में, यहाँ एक्स है तो एक्स के रिस्पेक्ट में होगा, तो tan स्क्वायर एक्स बाई 2 एंड दिस इज डी एक्स। समझिएगा, डी वाई का इंटीग्रेशन वाई हो जाएगा, और tan स्क्वायर का भी कैसे निकलेगा, तो tan स्क्वायर को हम लोग पहले कन्वर्ट कर देंगे सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। अब ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर देना है, तो दिस इज वाई, और सेक स्क्वायर का हो जाएगा tan x बाई 2, और याद करिए x का जो कोफिशिएंट है उसे डिवाइड करेंगे तो 1/2 से डिवाइड करेंगे तो वो 2 हो जाएगा, तो हम 2 यहाँ पर लिख लेते हैं, और ये 1 dx, इसका इंटीग्रेशन x होगा, साथ में c होगा, यही आपका फाइनल आंसर हो गया। तो यही काम करना था, यही सब में करना है। और क्वेश्चन नंबर 3 भी आसान है, y को इधर भेज दीजिए तो 1 माइनस वाई हो जाएगा,
और फिर 1 माइनस वाई को डी वाई के नीचे ला दीजिए, बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। ये लिखा हुआ है सेक स्क्वायर एक्स, क्वेश्चन नंबर 4, सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10y, सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10y एंड दिस इज डी एक्स हो गया। और इधर लिखा हुआ है सेक स्क्वायर वाई प्लस सेक स्क्वायर वाई एंड दिस इज 10x एंड दिस इज dy इक्वल टू 0। भाई इसको क्या करेंगे हम लोग, ज़रा ध्यान दीजिए, उसको उधर भेजिए, चाहे वाई डी एक्स को उधर, वाई वाला को इधर, चाहे एक्स वाला को उधर भेज दीजिए। चलिए हम सेक स्क्वायर वाई इधर रखते हैं, 10x इधर रखते हैं, dy इधर ही रखते हैं, इस सब को उधर भेजते हैं। तो माइनस सेक स्क्वायर एक्स और क्या हो जाएगा, तो बचा हुआ चीज़ 10y, तो 10y यहाँ पर लिखिए एंड दिस इज डी एक्स लिखा गया। मैंने क्या बोला था भैया कि x और x को x डी एक्स के पास भेज दीजिए और y वाले को dy के पास। तो ये देखिए यहाँ पर ये x वाला है तो ये इधर आएगा और ये y वाला है इसको उधर भेजेंगे। तो ये बनेगा कुछ ऐसा सेक स्क्वायर वाई, और यहाँ जो 10y है तो ये 10y यहाँ पर आ जाएगा एंड दिस इज डी वाई। अब ये इधर आएगा तो माइनस सेक स्क्वायर एक्स है और यहाँ पर आ जाएगा 10x, तो 10x एंड दिस इज डी एक्स। अब ये जो टर्म आया है इस टर्म को ज़रा ध्यान से देखिए कि ये क्या लिखा हुआ है। इसमें y वाला एक साइड हो गया और x वाले एक तरफ हो गया, तो dy के पास y वाला फंक्शन है और dx के पास x वाला फंक्शन है। अब दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा हम लोग को इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर वाई एंड दिस इज 10y, तो ये 10y हो गया एंड दिस इज dy। यहाँ पर हो जाएगा आपको सेक स्क्वायर एक्स एंड दिस इज 10x, तो ये 10x हो गया एंड दिस इज dx। भाई साहब आपको पता होना चाहिए कि नीचे का डेरिवेटिव ऊपर, आप याद करिए ये वाला रिजल्ट एक्सरसाइज 8 में मैंने बताया था। R.D. शर्मा सर का बुक जब हम बता रहे थे तो मेरा इसका इंटीग्रेशन का लेक्चर ऑलरेडी अवेलेबल है, एक्सरसाइज 18.8। नया वाला बुक होगा तो शायद 15 है, 15.8 मतलब 8th एक्सरसाइज में है ये लॉजिक। क्या रूल था ये ज़रा समझिए, नीचे कोई फंक्शन है और ऊपर इसका डेरिवेटिव है, यदि इस तरीके से होता था तो इसका आंसर होता था लॉगरिथम ऑफ fx प्लस सी। हो गया, लॉग के अंदर मॉड में लिखते हैं इसलिए मैंने मॉड लगा दिया। तो 10 का डेरिवेटिव सेक होता है, 10 का डेरिवेटिव सॉरी सेक नहीं सेक स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा लॉगरिथम ऑफ 10y है ना, कांस्टेंट एक ही जगह लिखेंगे। दिस इज ऑल्सो लॉगरिथम ऑफ माइनस लॉगरिथम ऑफ 10x और ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से एंड प्लस सी। दिस इज द आंसर, ये आपका आंसर हो गया। अब चाहे तो आप इसको इधर ले आइए, मतलब इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं या तो यहीं छोड़ सकते हैं, या नहीं तो पता नहीं बुक में कैसे दिया हो, इसको आप इधर ले आइए। तो लॉगरिथम ऑफ 10y एंड देन प्लस लॉगरिथम ऑफ 10x एंड c। अब इसको आप लिख सकते हैं लॉगरिथम ऑफ लॉग m प्लस n, लॉग m प्लस लॉग n होता है लॉग m इंटू n, तब आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो लॉग 10x इंटू 10y इक्वल टू c। अब यहाँ से 10x इंटू 10y चाहे तो आप यहीं छोड़ दीजिए, या नहीं तो 10x इंटू 10y, इसका आंसर यहाँ नहीं कुछ है तो क्या है e, तो ये इधर जाएगा तो e का पावर c हो जाएगा, या तो ये आंसर होगा। या नहीं तो एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, चूँकि ये सारा लॉग में था तो ये जो कांस्टेंट है इसको भी आप लॉग में लिख सकते हैं। मतलब जब सारा इधर लॉग में है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, लॉगरिथम ऑफ क्या लिखा हुआ था 10y माइनस लॉगरिथम ऑफ 10x एंड दिस इज प्लस लॉग c। समझिएगा, इसको उधर करेंगे तो ये इधर होगा तो लॉग m इंटू एन, तो लॉग m प्लस लॉग n है तो लॉग m इंटू एन, तो 10x इंटू 10y मैंने लिखा और यहाँ पर लॉग c लिखा। तो अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि मतलब लॉग दोनों तरफ से हटाइए तो ये बन जाएगा 10x इंटू 10y और यहाँ पर आ जाएगा c। तो ये भी मतलब इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, आंसर ऐसे भी हो सकता है, पता नहीं जैसे भी दिया हो, अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से लिखा रहता है, या MCQ वगैरह सब में कुछ चेंज करके दे देगा तो आपको लगेगा कि आपने बनाया तो बट मैच नहीं किया, तो कहीं गलत तो नहीं है। तो ऐसा नहीं है, मतलब उसके अलग अलग एस्पेक्ट हो सकते हैं आंसर के। तो खैर ये मैंने बताया, ये पहला जो क्वेश्चन था वो केवल x का था, वो जो दूसरा क्वेश्चन था वो केवल y का था, तीसरा वाला वो भी केवल y का है। 4th नंबर जो क्वेश्चन मैंने बताया उसमें x और y दोनों हैं। तो कुल मिलाकर के इसमें अभी तक जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने देखा है वो केवल x
और केवल y या दोनों है तो हम तीनों तरीके से मतलब कैसे अप्रोच करते हैं, सबका लॉजिक वही है। और अभी तक जो दिया हुआ है वो इक्वेशन दिया हुआ था, तब हम लोग इसको सॉल्व किए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं कि क्या इसमें कॉन्सेप्ट लग सकता है। ये सेम क्वेश्चन है, इसको आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये उसी तरह से, इसको भी आप बना सकते हैं। तो बाकी के क्वेश्चन आप इसको ट्राई कर सकते हैं और इसको बनाने की कोशिश करिए, देखिए कि इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप हमको अप्रोच कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नए लेक्चर में नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।